नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट 2026 स्पेशल मॉडल पेपर। यह आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। ऐसे सवाल जो कि परीक्षा में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो मित्रों, पूरा वीडियो देखिए और खुद को टेस्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, बच्चों के विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सिर से पैर की ओर नहीं होता है, बिल्कुल ये गलत है। सिर से पैर की ओर होता है विकास। विकास केवल, जहां केवल आ जाए आप ऑप्शन देख के ही काट दीजिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? विकास एक रैखिक प्रक्रिया है जो एक निश्चित गति से होता है, ये भी आपका गलत है। विकास की गति एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो कौन सा विकल्प सही है आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक, जो संवेदी गामक अवस्था होती है, कब से कब तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष के लिए। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगस्की के अनुसार बच्चों को सिखाने में स्कैफोल्डिंग क्या है? मित्रों, जो आपका स्कैफोल्डिंग है वो बच्चे को संकेत देता है। जैसे ये जो क्षेत्र है, मान लीजिए जेडपीडी, बच्चे को यहां पर पहुंचना है। अब यहां पर जो बाहर से संकेत मिले, इशारा मिले, उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये एक अस्थायी अवस्था है। इसमें बच्चों को सहायता दिया जाता है कि वो अपने विकास के समीपस्थ क्षेत्र में पहुंचे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को पूरी स्वतंत्रता देना, बिल्कुल गलत है। सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शिक्षक द्वारा नियंत्रित, ये भी गलत। समस्या समाधान में बच्चे को संकेत और इशारे देना, यही स्कैफोल्डिंग है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता क्या है? इनकी जो संगीत की लय और ताल को पहचानने की क्षमता, शब्दों और भाषा के अर्थ को समझने की क्षमता, पैटर्न को पहचाने और बड़ी जगहों को मानसिक रूप से फेरबदल करने की क्षमता, और यही हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत की विशेषता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कक्षा प्रगतिशील है तो शिक्षक को किस पर निर्भर रहना चाहिए? पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए। प्रगतिशील में पाठ्यपुस्तक पर निर्भर नहीं होना चाहिए, न ही अंकों के आधार पर बच्चे को वर्गीकृत करना चाहिए। बच्चों के ज्ञान के निर्माण के लिए उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए, और बिल्कुल यही आपका सही है। अगर बच्चे को आप अवसर देंगे तो बच्चा और बेहतर कार्य करेगा, इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी। समावेशी क्या होता है? जिसमें दोनों तरीके से बच्चे रहें। बच्चे कुछ तीव्र गति के होंगे, कुछ मंद बुद्धि वाले होंगे। तो जो तीव्र और मंद दोनों का समावेश हो, वही आपका एक समावेशी शिक्षा होती है, और इसमें अलगाव और भेदभाव की भावना नहीं होती है। केवल आ गया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हर बच्चे की क्षमता और जरूरतों को महत्व देना, और इसका जो विकल्प है यही आपका सही है। समावेशी शिक्षा में हर बच्चे की क्षमता और जरूरतों को महत्व देना, ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट आपका कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ये जो अभिविन्यास है आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर पर आता है? तो ये आपका आता है पारंपरिक स्तर पर। जब बच्चा पारंपरिक स्तर पर पहुंचता है तो उसमें वो नैतिक निर्णय
में अपेक्षा करना सीख जाता है, वो अपने से बेहतर किसी को नहीं मानता, इसलिए गुड बॉय या गुड गर्ल का अभिविन्यास होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए क्या करना चाहिए? साथियों, जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए पहले हम लोग विकल्प देख लें। लड़कों को जोखिम लेने और लड़कियों को कोमल बनने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता में कहीं जोखिम लेने की बात ही नहीं है या लड़कियों को कोमल बनने की बात होनी चाहिए। कक्षा में लड़कियों और लड़कों को एक जैसे कार्य सौंपना, ये सही है। अब और ऑप्शन देखते हैं, फिर हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, लड़कों को गणित और लड़कियों को कला के लिए बिल्कुल गलत है। इस जेंडर रूढ़िवादिता यही तो है कि एक को गणित और दूसरे को कला के लिए कहें। लड़कियों को गृह विज्ञान, बिल्कुल ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन सही है। एक जैसे कार्य सौंपना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको एक समान नजरिए से देखना और एक जैसे कार्य को सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल इसको हम लोग नोट करते हैं। अधिगम एक जटिल, सक्रिय और बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी सही। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत है, चूंकि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, अधिगम केवल आ गया इसलिए ये भी गलत है। अब इन दोनों में हम लोगों को चेक करना है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत है, चूंकि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना समाज के दायरे में ही हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई काम करेंगे जो सामाजिक नहीं होगा, उसे हम लोग सीखना नहीं कहेंगे। इसलिए अधिगम एक जटिल, सक्रिय और बहुआयामी प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, किसी समस्या के समाधान में जब कोई छात्र पहले से सीखे गए ज्ञान का उपयोग करता है तो इसे कहा जाता है। अगर आपका पहले किसी ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अपने जो ज्ञान का भंडार है उसे समाधान तक पहुंचाने के लिए। बाय द वे, इसको पहले एग्जांपल से हम लोग समझ लें। मान लीजिए ए जो है एक व्यक्ति है, अब इसको ये कार्य करना है, बी कार्य करना है। इसको यहां से बी तक पहुंचने के लिए इसके पीछे जो सीखा गया ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? अपने ज्ञान का फैलाव करना, अर्थात कौन सा चिंतन? अभिसारी चिंतन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? शिक्षा में जो प्रयुक्त प्रत्यय है क्या है? तो क्या प्रत्यय है इसमें आपका? आ प्रत्यय है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है? मित्रों, भाषा सीखना है और अर्जित करना है, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, उपलब्धता का वातावरण। हमारा वातावरण कैसा है उसके अनुसार ही हम लोग भाषा सीख सकते हैं या भाषा को अर्जित कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद, ये तो आप लोग विद्यालय शब्द कई बार रिपीट हो चुका है। विद्याधन आलय कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ये किसी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। साहित्य की जानकारी देना ये भी नहीं है। बच्चों को अपनी बात कहने के अवसर देना, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, कंठस्थ करने के लिए भाषा शिक्षण नहीं सिखाता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चे को अपनी बात कहने के लिए अवसर देना या अवसर प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमने आपको
ट्रिक बताया था स्त्रीलिंग पहचानने के लिए। अगर स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है तो किसी विशेषण को लगा दीजिए, जैसे मेरी सूर्य या मेरा सूर्य। अब मेरा जो है पुल्लिंग है और मेरी स्त्री है। अब हम लोग पहचानते हैं मेरा सूर्य या मेरी सूर्य, तो आप समझेंगे कि मेरा सूर्य इसलिए पुल्लिंग हुआ। मेरी चावल या मेरा चावल, ये भी पुल्लिंग। मेरी गंगा या मेरा गंगा, तो आपका ये स्त्री। और मेरी पहाड़ या मेरा पहाड़, ये आपका पुल्लिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरी गंगा। इसमें देखिए स्त्रीलिंग आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो मेरा मेरी विशेषण लगा के या कोई भी विशेषण आप लगा के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? लिखित परीक्षा लेना, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का अवलोकन, पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करवाना। इसमें सबसे अच्छा क्या कारण है? अगर आप भाषा प्रयोग का अवलोकन करेंगे बच्चों का, तो उससे समझ जाएंगे कि बच्चे ने अपनी भाषाई क्षमता का कितना प्रयोग किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, उसने खाना खाया और सो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहां पर देखिए और आया हुआ है। और जो है आपका कब आता है? जब वाक्य आपका संयुक्त वाक्य हो। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य है ये, क्योंकि और से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। और जो ये और शब्द है, और अगर न हो तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए आपका एक ऐसा वाक्य है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, वहां पर कौन सा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, आंख का तारा। आंख का तारा मतलब अत्यंत प्रिय। आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यंत प्रिय या बहुत प्यारा होना। तो कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक भाषा कक्षा में कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उस कहानी को अपनी मातृभाषा में सुनाने के लिए कहता है। यह शिक्षक किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? देखिए, हम लोग विकल्प देखते हैं, केवल आ गया इसलिए हम इसको देखकर ही काट देंगे। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता। पाठ्यपुस्तक का रटना कोई भी भाषा नहीं सिखाती। भाषा सीखने की प्रक्रिया को रोकना भी भाषा नहीं सिखाती। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विभाषिकता और बहुभाषिकता। प्रश्न को हल करने के लिए हमें इसी ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षण होता है वो आपका मिलता जुलता विकल्प होता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जिस विकल्प में बालक के हित की बात करी जाए, उसी विकल्प का चयन करना चाहिए। यही हमारे लिए और हमारे पेपर के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण जो रिमेडियल टीचिंग होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को अधिक गृह कार्य देना। ये रिमेडियल टीचिंग गृह कार्य को तो बढ़ावा देती है, लेकिन अत्यधिक गृह कार्य देना इसकी बढ़ावा नहीं देती, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है छात्रों की समस्याओं का निदान कर उन्हें दूर करना। बिल्कुल, ये सबसे सटीक है। इसमें सबसे ज्यादा छात्रों की हित की बात की जा रही है। छात्रों को दंडित करना किसी शिक्षण का एक वो नहीं होता कि उद्देश्य की छात्रों को दंडित किया जाए, और यहाँ पर केवल आ गया, इसलिए इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है, छात्रों की समस्याओं का निदान कर उन्हें दूर करना। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सूत्रों को कंठस्थ कराना। किसी भी शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य कंठस्थ करना, रटना ये नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग गलत काट देंगे। दूसरा देखेंगे, गणित को अमूर्त विचारों और अवधारणाओं के रूप में देखना, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे, गणितीय उपकरणों का सही उपयोग करना
और ये भी उद्देश्य नहीं होता कि बालक जो अभी छोटा बालक है वो कहाँ से गणितीय उपकरणों का सही उपयोग कर पाएगा, तो ये भी बहुत सटीक नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग गलत करेंगे। गणना में सटीकता पर जोर देना, और ये भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। गणित को अमूर्त विचारों और अवधारणाओं के रूप में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120, 240 और 360 का सबसे बड़ा सामान्य भाजक क्या होगा? इसमें 120 है, 240 है और 360, इनका हमको भाजक बताना है, और वह भाजक जो तीनों संख्याओं को काट दे। तो अभी आप देखिए 120 को तो 120 काटेगा, इसको भी 240 को भी काट देगा और 360 को भी काटेगा, तो सबसे बड़ा भाजक क्या होगा? वो खुद संख्या 120 ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाए, और इस सवाल को हमने कई बार मॉडल पेपर में पढ़ाया है और ट्रिक के साथ बताया है। 10% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 10% घटाया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों, जब परसेंटेज का हम लोग सवाल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आयत के क्षेत्रफल में बताया था कि जब आयत की लंबाई या चौड़ाई 10% या x% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को x% घटा दी जाए या लंबाई को x% घटा दी जाए तो जो क्षेत्रफल पर प्रभाव होता है -x²/100। चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितना है? 10% है, इसलिए x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 10 × 10/100। आप देखेंगे 10 × 100 और 100 से 100 कट जाएगा, -1%। ये जो माइनस है ये माइनस बता रहा है कमी, कि क्षेत्रफल में क्या होगी? कमी, अर्थात क्षेत्रफल 1% घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? साथियों, जो प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य है, चलिए हम लोग अपने विकल्प को देखें और वहां से समझने की कोशिश करें। बच्चों के विचारों को तार्किक विचार में बदलना, उच्च गणित के लिए तैयारी कराना, बिल्कुल गलत। बच्चों में गणना कौशल का विकास करना, रोजगार के लिए तैयार करना। तो दो, जैसे ही हमने चारों विकल्प पढ़े, दो तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए। अब हमको देखना है कि इन दोनों में कौन सा सही है। तो बच्चों में तार्किक विचार में बदलना और बच्चों में गणना कौशल का विकास करना, ये प्राथमिक स्तर तक सही नहीं होता है, ये किसी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। तो आपका 3 विकल्प गलत हो गया, बचा कौन? ए विकल्प बचा, इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी हो तो तीसरी भुजा की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? साथियों, समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है और एक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है आपकी कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहां से लंबाई लंब में 4 माने तो 4 का स्क्वायर, आधार में 3 का स्क्वायर तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25। तो जो कर्ण आपका हुआ, कर्ण का स्क्वायर कितना हुआ? 25 या 5 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर आपका कितना हो गया? 5। तो अधिकतम जो लंबाई है वो कितना होगी? 5 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों के जोड़ घटाव की अवधारणा को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए शिक्षक को किस शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए? चलिए, चार्ट पेपर, बी ऑप्शन संख्या चार्ट, सी ऑप्शन जियो बोर्ड
और जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या है, भिन्न स्ट्रिप्स या वृत्ताकार टुकड़े। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, चूंकि डी ही ऑप्शन सबसे सटीक है भिन्नों के जोड़ या घटाव की अवधारणा को समझाने के लिए। तो कौन सा विकल्प सही है आपका, डी विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है 1.05 इंटू 0.05 का मान कितना होगा। ये आपको करना है क्या, गुणा 1.05 इंटू 0.05। आप सबसे पहले क्या करिए, इसको और छोटा करिए। तो 105 पहले दशमलव हटा लेते हैं, 105/100 गुणते 5/100। अब इनका कर दीजिए गुणा, तो 5×5 = 25, 5×1 = 5/2, 2 4 कितना हो जाएगा नीचे 10,000। 1 2 3 और यहां पर करेंगे 0। अब आपका हो गया 1 2 3 4, यहां दशमलव 0। तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग दशमलव में लिखेंगे तो 0.0525, 0.0525। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 90 है, मैंने संख्या मान लिया यक्स का 20% 90 है, तो वह संख्या x की वैल्यू बतानी है। 20×1 = 20, 20×5 = 100। आप कर दीजिए तिर्यक गुणा, x बराबर हो जाएगा 9×5 = 45, 450। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है वैन हीले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार एक छात्र जो केवल आकृतियों को देखकर उनका वर्णन कर सकता है, जैसे वर्ग एक बंद आकृति है जिसकी 4 भुजाएं हैं, वह किस स्तर पर है, विश्लेषण स्तर, पहचान स्तर या संबंध स्थापित करने का स्तर, और जो डी ऑप्शन है आपका कटौती स्तर। तो किस पर है, तो बच्चा जो है यहां पर देखिए आकृति को देखकर पहचान कर रहा है। तो जहां आकृति को देखकर पहचान कर रहा है, इसका मतलब बच्चा प्रारंभिक स्तर पर है। तो कौन सा उत्तर सही होगा आपका, पहचान या चाक्षुषीकरण स्तर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अनुमान लगाना गणितीय प्रक्रिया है, तर्क करना गणितीय प्रक्रिया है, प्रतिरूपों को देखना भी गणितीय प्रक्रिया है, लेकिन रटना या स्मरण करना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का थीम नहीं है। आवास, भोजन, मौसम, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें जो मौसम है ये ईवीएस का थीम नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पक्षी कौन सा है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। तो कौन सा करता है, आपका जो मैना है, मैना गर्दन को आगे पीछे घुमा सकती है, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में बच्चों को सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। केवल, अब यहां देखिए केवल आ गया, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़कर पढ़ाना, लिखित परीक्षा पर जोर देना, बिल्कुल परिभाषाओं को रटना, यहाँ रटना आ गया। रटना और केवल तो जल्दी आपको पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी महत्वपूर्ण शब्द के लिए आया हो, तो इन दोनों को थोड़ा सा देख के आपको गलत कर देना है। तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। कौन सी चढ़ी थी पहली भारतीय महिला, बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के गांवों के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं में क्यों रहते हैं? इसका जो विकल्प है यह सस्ता होता है, मिट्टी की दीवारें गर्मी को रोकती हैं और घर को ठंडा रखती हैं। क्योंकि राजस्थान में रेतीली जमीन होने के कारण बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए मिट्टी की दीवारें गर्मी को रोकती है और घर को ठंडा रखती है। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। इन विकल्पों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य है? पर्यावरण के लिए बच्चे को संवेदनशीलता से जोड़ना। केवल विज्ञान की केवल आ गया इसलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं। बच्चों को परीक्षा पास करने के लिए, ये भी आपका गलत है। बच्चों में केवल संख्या, ये भी गलत है। कौन सा विकल्प सही होगा? पर्यावरण के लिए बच्चे को संवेदनशील बनाना या संवेदनशीलता से जोड़ना, यही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत सारे रासायनिक खादों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है उपजाऊ, बंजर, किसी विशेष फसल के लिए उपयुक्त, हल्की और हवादार। इसका जो ऑप्शन है कौन सा सही है? जब आप एक ही फसल को बार बार उगाएंगे और उसमें रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो वहां की जो जमीन होती है बंजर हो जाती है, इसलिए बी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट, ईवीएस पाठ्यक्रम में यात्रा को किस थीम के अंतर्गत शामिल किया गया है? परिवार और मित्र, जल, भोजन, ये चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं तो किसके अंतर्गत है? ये आपका ये है, ये चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है बरगद के पेड़ की जड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जड़ें जमीन में नीचे की ओर बढ़ती हैं, बिल्कुल। जमीन जो है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, बिल्कुल। लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें हैं जो सहारा देती हैं। और जड़ें केवल, यहाँ केवल आ गया इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और इन तीनों में देखें तो लटकती हुई शाखाएं भी वास्तव में जड़ ही होती हैं और वो पेड़ को सहारा देती हैं। सबसे सटीक ऑप्शन है, इसलिए कौन सा विकल्प आपका सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से जंगल के बारे में उनके अनुभवों को साझा करने के लिए कहता है। यह किस कौशल को बढ़ावा देता है? अवलोकन कौशल, पूछताछ या प्रश्न पूछने का कौशल, सुनने का कौशल। तो ये किसके लिए? यह अभिव्यक्ति कौशल। तो सबसे अच्छा क्या है? ये बच्चे से जब शिक्षक पूछ रहा है, इसका मतलब बच्चे के बारे में, उसके अनुभव के बारे में, विचारों के बारे में जानना चाह रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है, अवसर दे रहा है। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? अभिव्यक्ति कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है छात्रा विद्यालयम गच्छन्त। छात्रा विद्यालयम गच्छन्त, इस वाक्य में बहुवचन रूप क्या है? छात्रा का बहुवचन क्या हो जाएगा? छात्रा और विद्यालयम गच्छन्, इनमें से कौन सा वाक्य बहुवचन रूप है? तो मित्रों, ये जो वाक्य लिखा है ये खुद बहुवचन में है, इसलिए हम लोग विकल्प देखते हैं। छात्रा विद्यालयम, गच्छत तो होगा नहीं, गच्छन्त ही होगा। गच्छन्त सिर्फ दो जगह है, अब यहाँ छात्रा तो विसर्ग लगेगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही है, छात्रा विद्यालयम गच्छन्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदयत, सूर्य उगता है, इस पद में कौन सी संधि है? इसमें आपका सूर्य उदयत को हम लोग लिखते हैं सूर्योदय, और सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, इसलिए कौन सा विकल्प सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास वे होंगे जिसमें पहले पूर्व पद में क्या होगा? अव्यय। और हम लोग चलिए विकल्प देखें, राजपुरुष,
प्रतिदिनम, बिल्कुल प्रतिदिनम आपका अव्ययी भाव है, राजपुरुष तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध उच्चारण और धारा प्रवाहता का विकास, सुंदर हस्तलेखन का। जब मौखिक करेंगे तो हस्तलेखन का विकास कैसे होगा, इसलिए तो गलत है। व्याकरण के नियमों को याद करना कोई आपका उद्देश्य नहीं है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना भी उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका शुद्ध उच्चारण और धारा प्रवाहता का विकास करना, ये शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। पितृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या है? पितु। पितु। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन पितु होगा। अब ये जो पितृ है ये ऋकारांत है। क्या है? ऋकारांत। ऋकारांत पुल्लिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू पसंद है। इस वाक्य में जो बालकाय है कौन सी विभक्ति है? तो साथियों, जब मोदकम रोचते आ गया तो इसमें कौन सी? रोचते में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। संस्कृत शिक्षण में कथा श्रवण विधि का उपयोग किस कौशल के विकास के लिए किया जाता है? कथा श्रवण। कथा श्रवण का मतलब कथा को सुनने की विधि। तो जब आप किसी सुनने की विधि करेंगे तो लेखन कौशल का विकास उसमें नहीं होगा, पठन कौशल का भी विकास नहीं होगा। क्योंकि आप सुनने का काम कर रहे हैं, इसलिए किसका विकास होगा? श्रवण कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपसर्ग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं, चूंकि बार बार नहीं है गलत कर जाते हैं। प्र आपका उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, अध भी उपसर्ग है, अस्ति आपका उपसर्ग नहीं है। ये आपका एक क्रियापद है जो कि अस धातु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है शिक्षण से मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षायाम उत्तीर्णता, ये किसी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। समग्र विकास है, बिल्कुल। केवलम आ गया, इसलिए ये भी गलत है। धनार्जन करना भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। अब जो ऑप्शन बच रहा है वो बी है, इसलिए आपका समग्र विकास बी ऑप्शन ही सही है और यही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संस्कृत शिक्षक को छात्रों की त्रुटियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उन्हें तत्काल दंडित करना चाहिए। दंड देना किसी भी शिक्षण में का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का एक भाग समझना चाहिए, कुछ हद तक सही है। त्रुटियों को अनदेखा करना ये भी गलत है। यहाँ पर केवल आ गया इसलिए गलत हो गया। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है? बी ऑप्शन ही सही है, चूंकि आपके तीनों विकल्प गलत हैं। त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का एक भाग समझना चाहिए और ये शिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आज बस इतने ही प्रश्न थे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिए। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।